हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं कि टॉप वैल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। एंड बिटकॉइन स्टिल अभी भी इस असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर है और आई थिंक ये भी कुछ टाइम तक इसी के अंदर रहेगा, लगभग अप्रैल के आसपास तक, ऐसा हम लोगों को लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बिटकॉइन है इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस रेंजेस पे देखने को मिल रहा है और ये रेंज जब तक बिटकॉइन को यहाँ पे होल्ड करती है, मार्केट कहीं ना कहीं अप तरफ में 45,000 तक, और इस लेवल के अगर नीचे मार्केट ज़्यादा है 36,400, देन हम समझ सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं 28 to 30,000 को टेस्ट आउट यहाँ पे कर सकता है। अभी आपको थोड़ा सा कॉशियस भी रहना चाहिए क्योंकि फेड की भी यहाँ पे कुछ न्यूज़ेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मार्केट के अंदर वॉल्टिलिटी होना बहुत ज़्यादा स्वाभाविक सी बात है। जैसे लास्ट टाइम मार्केट पंप करके सीधे डंप हुआ था तो 2 दिन के अंदर हमें ज़्यादा वॉल्टिलिटी देखने को मिली थी और यही सेम सिनारियो इस टाइम पे भी देखने को मिल सकता है। बट जैसे मैंने पहले भी कहा, जब तक बिटकॉइन 45,000 को ब्रेक नहीं करता हम यहाँ पे बुलिश नहीं हो सकते हैं। और इसके बहुत सारे रीजंस मैं आपको ऑलरेडी बाकी वीडियोज़ में भी दे चुका हूँ। बाकी अगर आप EMA रिबन के अकॉर्डिंग भी इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे स्टिल जो रेजिस्टेंस हम लोगों को देखने को मिलता है वो अराउंड 42,600 के आसपास स्टिल वैलिड यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि आप इस लेवल के ऊपर फोकस करें। और अगर आप यहाँ पे 4 आवर के अंदर भी ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करने की डेफिनेटली कोशिश कर रहा है। तो अगर शॉर्ट टर्म में मार्केट आपका 39,530 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो मार्केट आपको 42,000 के आसपास मिल सकता है। यानी कि ये वाला जो लेवल है, अगर शॉर्ट टर्म में ये कोई ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पर मार्केट फिर इसके जो अपर लेवल है 42,000 यहाँ तक टेस्ट आउट भी कर सकता है। तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देता है। अगर रिजेक्शन देगा तो इस वाले पूरे रेंजेस को ब्रेक करना चाहिए ताकि मार्केट नीचे की तरफ गिर सके। अपर रेंजेस की तरफ जाता है तो मार्केट में आपको 39,500 के आसपास ब्रेकआउट का वेट यहाँ पे करना चाहिए। फिलहाल में अगर EMA रिबन की बात करते हैं हम लोग 4 आवर के हिसाब से, तो इसका रेजिस्टेंस भी 39,596 यानी कि 39 ऑलमोस्ट आप 40,000 मान सकते हैं। इसके ऊपर अगर बिटकॉइन थोड़ा सस्टेन करें देन आप 42,500 to 600 के टारगेट्स को लेके फिर यहाँ पे चल पाएंगे, जो कि शॉर्ट टर्म टारगेट्स हमारे लिए डेफिनेटली रहने वाले हैं। एंड जैसे कि हम सभी लोग बात कर ही रहे हैं असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला है, यहाँ पे मिला है और यहाँ पर भी चांसेस है कि मिल सकता है, जिससे कि प्राइसेस अगर ऊपर जाते हैं तो अप साइड में ये लेवल एक रिजेक्शन का पॉइंट बन सकता है, जिस पर कि हमें देखना है कि मार्केट यहाँ पे किस तरीके से एक्ट करता है और हम लोग यहाँ पे क्या जो पोजिशन है उनको ओपन यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप इंडिकेटर्स के हिसाब से बात करें तो RSI के अंदर हमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, जिसको मैंने आई थिंक 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे ड्रॉ करा था। तो नहीं, आपको 1 डे के अंदर ही ये देखने को मिलेगा, जिसका ब्रेकआउट भी इमिनेंट हो सकता है। तो इसका ब्रेकआउट हमें जहाँ पे भी देखने को मिलेगा, जिस भी पोजीशन में हम वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। इसी के साथ मैकडी की बात करें तो मैकडी में भी यहाँ पे हमें उसी तरह के सेम यहाँ पे ट्रायंगल है, तो हमको थोड़ा वेट करना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे क्या रिएक्शन देता है। बाकी अगर आप सपोर्ट से ट्रेड ले रहे हो तो लगभग आप मान के चल सकते हो कि आपको यहाँ पर 6% से लेकर 8% का स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के चलना चाहिए, जो कि बिटकॉइन में आपको देखने को मिल पाएगा। इसी के साथ अगर आप इसके CME फ्यूचर की भी बात करें तो यहाँ पर भी सेम सा चार्ट है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप मेन चार्ट को यहाँ पे फोकस में कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस, जो कि एक चैनल के अंदर चल रही है, बेसिकली तो एक राइजिंग चैनल है जो बहुत हद तक नीचे की तरफ ब्रेक होता है, बट जब तक इसकी लोअर लाइन हमें ब्रेक होती हुई नहीं मिलती हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे डोमिनेंस इंक्रीज होकर ऊपर एरिया 44.7 तक जा सकती है। इट मीन्स कि बिटकॉइन के अंदर थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अल्टकॉइन के बारे में, तो अल्टकॉइन का जो कह सकते हैं फॉलिंग वैसा वो अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। प्राइस स्टिल इसके अंदर इंटैक्ट है, लेकिन ये अच्छी बात है कि अगर 15.42 के ऊपर रुकता है तो अल्टकॉइन के अंदर भी कुछ मोमेंटम बन सकता है। इसका ब्रेकआउट अगर मिल जाए तो हम लोगों को ज़्यादा कंफर्मेशन मिलेगा। शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट मूव कर भी लेता है तो लगभग 11 to 12% का मार्केट मोमेंटम यहाँ पे होगा। लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में 15.2 के नीचे यहाँ पे अल्टकॉइन की जो डोमिनेंस है वो क्लोज करती है, देन अल्टकॉइन यहाँ पे ब्लीड करेंगे और उस टाइम पे हमें थोड़ा ज़्यादा कॉशियस यहाँ पे रहना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम के बारे में। सेम लगभग सा ही चार्ट है, आप देख सकते हो वापस प्राइसेस यहाँ पर है, लगभग 2750 के आसपास मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है इस चीज़ को। ट्रायंगल के अंदर अभी भी हम फंसे हुए हैं एंड प्राइसेस जिस तरह से डिक्लाइन है, जब तक हम 2730 को ब्रेक नहीं करते तब तक थोड़ा सा कहना मुश्किल है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा। बट स्टिल अभी हम लोग बेयरिश है क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हैवी है। 2600 से लेके 3000 तक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। बाकी इसका जो बेस सपोर्टिव है वो है 2400, इसके नीचे आता है तो आप शॉर्ट के लिए रेडी रह सकते हैं। वहीं पर अगर बात करते हैं हम लोग 4 आवर के बारे में, तो इसका भी चार्ट लगभग बिटकॉइन जैसा सेम है, जिसमें अपर रेजिस्टेंस यहाँ पे 2650 EMA रिबन के अकॉर्डिंग आ रहा है। और अगर प्राइस के हिसाब से बात करें तो 2624 के आसपास है, जिसके ऊपर अगर प्राइस जाता है तो कहीं ना कहीं प्राइस 2770 या थोड़ा बहुत अगर ऊपर जाता है 2850 तक मार्केट यहाँ पे मोमेंटम दे सकता है। तो इस टाइम पे अगर आप ट्रेड नहीं भी कर रहे हो तो वेल एंड गुड, ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आप एक बार मार्केट को देख लो कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि 24 जोन के अंदर ट्रेड करने में ज़्यादातर स्टॉप लॉस हिट्स होते हैं। बाकी अगर आप फिर भी ट्रेड लेना चाहते हो यहाँ से कोई लॉन्ग पोजिशन का, तो आपको 8 to 9% का स्टॉप यहाँ पे बियर करना पड़ेगा।
रहेगा, जो कि आपको इस पॉइंट पे यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। एंड इथेरियम के CME फ्यूचर चार्ट के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं है, तो आपको जो सारी चीज़ें वो ऑलमोस्ट एक ही तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। लाइटकॉइन का पिछला सपोर्टिव लेवल तो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। करंट वाले लेवल से अगर बात करें तो थोड़ा बहुत एक माइन्यूट सा सपोर्ट है जिसको रिक्लेम करना इंपॉर्टेंट रहेगा, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट लाइटकॉइन यहाँ पे $115 को ब्रेक करे। उसके पहले तो यहाँ पे कुछ भी लाइटकॉइन के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम कम देखने को मिल सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस अपर ट्रेंड लाइन को $110 तक आके हिट यहाँ पे मार्केट कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं लिंक कॉइन के बारे में, जिसके सपोर्टिव रेंजेस के फिलहाल में प्राइस नीचे की तरफ चल रहा है। एक लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ, एंड करंटली ये वाला जो लेवल है इसमें $13.5 का, इसके ऊपर रिक्लेम होना इंपॉर्टेंट है, चाहे फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट हो या समथिंग हो, ताकि मार्केट 18 तक जा सके। नहीं तो ये लेवल इसको एज अ शॉर्ट की तरह ट्रीट करेगा, और कहीं ना कहीं जो प्राइसेस हैं फिर वो नीचे की तरफ डिक्लाइन कर सकते हैं अराउंड $9.9 के आसपास में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग बाइनेंस कॉइन के बारे में। ये थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, बट अगर आप विक्स के हिसाब से थोड़ा नीचे देखें तो अगर करंटली थोड़ा सा और माइनस से सपोर्ट हमें देखने को मिल जाता है। हालांकि मैंने कहा कि अभी किसी भी कॉइन पे हम ज़्यादा बुलिश नहीं है, तो बिटकॉइन का मोमेंटम बहुत हद तक डिसाइड करेगा बाकी कॉइन्स के मोमेंटम को भी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा फोकस रखिएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर मार्केट एक बेटर सपोर्ट क्रिएट कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये सपोर्ट किसी भी कंडीशन में ब्रेक होता है 350 के आसपास का, तो मार्केट के अंदर क्रैशेस हैवीली देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग XRP के बारे में। XRP में सेम चीज़ हुई है जो मैंने आपको कल बताई थी कि प्राइसेस के अंदर पंप डेफिनेटली, लेकिन ये पंप सस्टेनेबल इतना नहीं है। लेकिन हाँ, मार्केट अगर 0.68 के ऊपर है तो बुलिश रह सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉशियस रह के चलना चाहिए, क्योंकि स्टिल XRP अभी तक पूरी तरीके से बुलिश यहाँ पे नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नियो के बारे में। नियो स्टिल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। रेजिस्टेंस है तो हम कह सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक कर चुका है, एंड करंटली बात करें तो यहाँ पर भी हमें एक डिक्लाइन फॉर्म देखने को मिला है, यानी कि प्राइसेस अगर ऊपर आते भी हैं तो $20.95 के ऊपर रिक्लेम करना इसेंशियल रहेगा, नहीं तो यहाँ से रिजेक्शन मिल के प्राइसेस को नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं बिटकॉइन का मोमेंटम क्या बनता है, उसके अकॉर्डिंग के सारे मोमेंटम क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डॉट के बारे में। कल जब हम लाइव कर रहे थे तो डॉट का किसी ने बताया था कि ब्रेकआउट हुआ था, वापस से प्राइसेस नीचे आ चुके हैं, और 17.19 से लेकर लगभग 16.5 तक अच्छा खासा सपोर्ट है, होल्ड करना चाहिए। और ये अगर मार्केट होल्ड करेगा तो ही हम इसको पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ आएंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि स्टॉप लॉस आपका 10% तक रहने वाला है, क्योंकि अभी करंटली ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बन रहा कि जिससे हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे हो पाएँ, जब तक कि हमें कुछ पॉजिटिव सिम्टम मार्केट में प्रॉपर तरीके से देखने को वहाँ पे नहीं मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन कैश की। इसमें तो डिसेंडिंग ट्रायंगल है जिसकी मैंने बात करी थी, तो यहाँ पर अभी करंट सपोर्ट 270 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, एंड अभी के जो करंट रेजिस्टेंस फॉर्मेशंस हैं वो भी आपको आसपास ही मिलते हैं, जो कि 314 के आसपास है। तो इसमें भी कुछ भी नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म कोई बाउंस आता है तो 307 से 3020 के बीच में आप अपने टारगेट को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सोल के बारे में। सोल का जो बेस है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे टूटता हुआ सा दिखा है। आप चाहो तो इस बेस को थोड़ा अप डाउन कर सकते हो, आपकी जो भी एक प्रॉपर लेवल है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक ये प्राइसेस नीचे की तरफ आए, और अगर ये प्राइसेस 88 से लेकर 89 तक भी आते हैं और यहाँ से कोई रिजेक्शन मिलता है तो भी हमें शॉर्ट की तरफ ही जाना चाहिए, जब तक मार्केट अपना ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर लेता। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक करता है सोल में, देन हम थोड़ा पॉजिटिव हो सकते हैं, उससे पहले पॉजिटिव होना थोड़ा बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हमारा लास्ट कॉइन, जो कि है कार्डानो। कार्डानो में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था प्राइसेस के अंदर गिरावट का जोन चल रहा है। ये प्राइस हम लोगों को ऑलरेडी डिप करती हुई मिल चुकी है, जहाँ पे प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट होने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन स्टिल जब तक आपको 0.85 के ऊपर का सपोर्ट लेवल नहीं बनता हुआ दिखेगा तब तक प्राइसेस में डिक्लाइन हो सकता है, और नियरेस्ट टारगेट हम 0.68 के आसपास लेके यहाँ पे भी चल सकते हैं। तो बस यही थे सारे के सारे कॉइन्स जो कि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे देख रहे हैं। एंड कार्डिनो में अगर आप एक और चीज़ को नोटिस करें तो यहाँ पर आपको एक फॉलिंग वेज सा भी पैटर्न देखने को मिल जाता है, एंड फॉलिंग वेज पैटर्न के हिसाब से आप देखें तो थोड़ा बहुत प्राइसेस अभी यहाँ पे ब्रेकआउट अगर करते हैं तो हम लोगों को एक सस्टेनेबल ग्रोथ या फिर हम कह सकते हैं कि सपोर्ट वहाँ पे चाहिए होगा, और दो लेवल से भी रेजिस्टेंस के 0.84, 0.97, 0.97 के बाद तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लॉन्ग पोजीशंस में, लेकिन ये दो लेवल से अगर कोई भी रिजेक्शन मिलता है तो कार्डिनो स्टिल थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे होवर कर सकता है। बाकी मैं कहूँगा कि आप बिटकॉइन को ज़्यादा फॉलो करके चलो, बिटकॉइन के जो मोमेंटम्स होंगे वो बाकी अदर कॉइन्स के ऊपर रिफ्लेक्शन उनका देंगे, और बिटकॉइन को कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो बहुत हद तक फॉलो भी यहाँ पे करता है। तो ये थे सारे कॉइन्स। अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है बिटकॉइन की हैश रेट की तरफ से, जो कि यहाँ पे 15% तक जंप करिए। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों के अंदर जैसे डिफिकल्टी लेवल एडजस्ट होगा तो हफ्ते के अंदर जो होता है वो बेसिकली यहाँ पे राइज करने वाला है। जो ऑल टाइम हाई था वो बेसिकली 249 एक्सा हैश का था, लेकिन बाद में गिर के नीचे आपको 169 एक्सा हैश तक चली गई थी फरवरी 27 को, एंड अभी यहाँ पे 200 के अबाव वापस आ गई एक्सा हैश में, जो कि हम लोगों को अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो डिफिकल्टी लेवल इसी तरह चलता है, हैश रेट बढ़ती है तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, हैश रेट गिरती है तो डिफिकल्टी लेवल भी गिर जाता है, जिससे कि बिटकॉइन की माइनिंग एक प्रॉपर वे में चल सके एंड सभी माइनर्स को एक प्रॉपर वैलिड यहाँ पे चीज़ें मिल पाए। अगली दोस्तों खबर यहाँ पे आ रही है
फेडरल रिजर्व के हाइक की तरफ से, और इसका बेसिकली कोई अनुमान तो नहीं लगा रहा है कि क्या होगा, क्या पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आएगा, नेगेटिव आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वेस्टर इस चीज़ में चिंतित है कि क्रिप्टो का, स्टॉक का, गोल्ड का, या फिर मार्केट की ओवरऑल एक्सपेक्ट के ऊपर इसका क्या चीज़ यहाँ पे होने वाली है। अगर हम लोग बात करें तो अभी रशिया और यूक्रेन के वॉर्स भी चल रहे हैं जिस पर क्रिप्टो के सैंक्शंस को भी लगाने की हो रही है, यूरोप की भी यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी जो हमारी कोविड के बाद से जो रिकवरी आई है वो इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं है कि अगर यहाँ पे कुछ बेसिस पॉइंट बढ़ते हैं, जैसे कि 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज़ करने की बात यहाँ पे करी जा रही है, तो लोग उसके अंदर कर पाए, क्योंकि बिजनेसेस बहुत सारे अभी भी स्ट्रगल्स यहाँ पे कर रहे हैं। हालांकि अगर आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन देखें तो 7.9% यहाँ पे बढ़ चुका है, और इसको अगर कंट्रोल करना है तो कहीं ना कहीं बेसिस पॉइंट को बढ़ाना होगा। अब बेसिस पॉइंट बेसिकली बढ़ते हैं तो क्या पॉजिटिव इंपैक्ट डालेंगे या नेगेटिव डालेंगे, ये तो हमें आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं मूडी के एनालिटिक जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट हैं उनकी तरफ से, तो इनका कहना है कि इकोनॉमी को एक्सपांड करने के लिए और रिसेशन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर इसको नॉर्मल रेट्स पे लाना एसेंशियल है। नॉर्मलाइज इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि थोड़ा इसको इंक्रीज़ करना होगा, क्योंकि अगर बहुत टाइम तक इसको जीरो पे रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन इसी के चार्ट के अगर हम लोग देखें कि जो फेडरल रिजर्व का अभी तक का डेटा रहा है 1955 से, तो जब जब इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स हाइक करे हैं अपने एक पोजीशन से, उसके कुछ टाइम बाद हमें एक इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या आप जो भी कहना चाहो वो देखने को मिला है। जैसे कि स्टार्टिंग में 1957 का था, फिर 1960 में आया, फिर 1970 में मिला, 1974 में मिला, 1980, 1981 एंड 1990। इसके बाद बहुत ज़्यादा रिसेंट जो आपको पता होंगे 2001, 2008 एंड 2020। ये बहुत पतला सा दिख रहा है 2020 का, क्योंकि इसमें पैसे छाप के खूब सारा कर लिया। लेकिन अगर हम थोड़े टाइम पहले चलें तो थोड़ा टाइम पहले ये जो कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट थे 2009 के अंदर जीरो कर दिए गए थे, और ऑलमोस्ट ये जीरो रहे थे 2015 तक। लेकिन जब 15 के बाद इंटरेस्ट रेट को वापस हाइक करा गया तो हमें कोविड जैसा इन्फ्लेशन देखने को मिला है। इससे पहले इसको जीरो कभी नहीं किया गया था, तो ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगा कि इस टाइम पे भी क्या होता है। बट हाँ, इसका इफेक्ट मुझे नहीं लगता कि कोई सडन होगा। हो सकता है मे बी आपको स्टॉक्स और क्रिप्टो में 10 से 20% का डंप देखने को मिले। लेकिन अगर हम एक रिसेशन की बात करें और इस चार्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें एक थोड़ा लंबा टाइम पीरियड लगता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि यहाँ पर अगर 25 बेसिस पॉइंट, 30 बेसिस पॉइंट भी बढ़ते हैं तो इतना कोई खास फर्क यहाँ पर पड़ने नहीं वाला है। और अगर हम लोग बात करते हैं फेडरल रिजर्व की कमेटी जो कि इनका बोर्ड होने वाला है, तो इनकी अभी 15-16 तारीख को यहाँ पर मीटिंग होने वाली है, जो जिस भी दिन होती है मैं अपडेट करता हूँ कि क्या चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसी के अकॉर्डिंग मैं इस चार्ट को ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि ये इनका इफेक्टिव रेट है। अगर यहाँ पर इनके बेसिस पॉइंट बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर हमें एक रिसेशन देखने को मिलेगा, जो मे बी 2030 तक यहाँ पे फिर आ सकता है। लेकिन अब कितना प्रूवन है कितना नहीं है ये तो आने वाले टाइम हमें बता देगा। और अगर आप मार्केट में हो तो मैं कहूँगा कि सबसे वर्स्ट सिनेरियो के लिए भी तैयार हो। अगर बिटकॉइन गिर जाता है, स्टॉक्स गिर जाते हैं, तो आप प्रिपेयर वहाँ पर रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि वहाँ सेल करके हम लोग जा रहे हैं। अगली दूसरा पे खबर आ रही है एलोन मस्क और माइकल सेलर की तरफ से, क्रिप्टो वर्सेस फिजिक्स से फिजिकल के ऊपर यहाँ पे बेसिकली चली थी। इन्फ्लेशन के ऊपर ये भी ज़्यादातर लोग डिबेट कर रहे हैं। तो एलोन मस्क का यहाँ पे कहना था कि आपके क्या थॉट है कि इन्फ्लेशन का रेट आने वाले कुछ समय में यहाँ पे क्या रह सकता है। तो माइकल सेलर ने सीधे बोला कि यहाँ पे जो यूएस कंज्यूमर इन्फ्लेशन है वो बेसिकली नया ऑल टाइम हाई बना चुका है, यानी कि हम लोग इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे डबल रेट से वो ग्रोथ होगा, जो कि कंज्यूमर इन्फ्लेशन को इफेक्ट यहाँ पे करेगा आने वाले टाइम के अंदर। और जो करेंसीज हैं, जो वीक करेंसीज जैसे फिएट करेंसी, वो कहीं ना कहीं कॉलेप्स करेंगी। और जो फ्लाइट है, जो कैपिटल कैश फ्लो होगा वो डेप्थ के अंदर, वैल्यू स्टॉक्स के अंदर और प्रॉपर्टी लाइक बिटकॉइन इंटेंसीफाइड तरीके से यहाँ पर आने वाला है। तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि अभी क्या क्या चीज़ें होती है। हालांकि बिटकॉइन को बनाया इसलिए क्या था ताकि आप अपनी वेल्थ को प्रिजर्व रख सकें और मार्केट के जो बुरे से बुरे सिनेरियोज हैं उनमें भी आप यहाँ पे कर सकें। प्राइस है उसको देखने का इतना मतलब है नहीं, क्योंकि आप प्राइस डॉलर में देखते हो, डॉलर खुद ही इन्फ्लेटेड है, तो वहाँ पे उसका प्राइस देखने से मतलब नहीं जाता है। लेकिन आप एक बिटकॉइन को एक बिटकॉइन के तौर पे आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप प्राइसेस देख रहे हो तो आई थिंक आने वाले टाइम में एक बेटर तरीके से मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। और ये इंपॉर्टेंट है कि अभी जब फेडरल रिजर्व यहाँ पे रेट बढ़ाता है तो क्या इसका इफेक्ट तुरंत आता है या फिर कुछ सालों बाद देखने को मिलता है, ये भी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है दुनिया को बचाने के लिए, जो कि बिटकॉइन की जो प्रूफ ऑफ वर्क है टेक्निक, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर उसके ऊपर वोटिंग होने वाली है कि उसको कम करना चाहिए, उसको लिमिट करना चाहिए और ऐसी टेक्निक को बढ़ावा देना चाहिए जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक जैसी यहाँ पे हो। मतलब जब बात आती है इन्वायरमेंट की तो सबका दुश्मन सिर्फ बिटकॉइन बन जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे माइन होता है। बाकी तो रशिया चाइना से कोई मतलब नहीं है, बाकी आपका कितना भी कार्बन एमिशन हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, प्रूफ ऑफ वर्क से यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है और इसी चीज़ को बताया जा रहा है कि यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर शिफ्ट करना चाहिए। इसके ऊपर बेसिकली वोट्स होने वाले हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि माइकल सेलर ने ऑलरेडी यहाँ पे ट्वीट करके बताया था कि अगर आप प्रूफ ऑफ वर्क जो है बहुत ज़्यादा इसेंशियल है डिजिटल प्रॉपर्टी को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि उसके बिना कोई मतलब नहीं जाएगा कि आप किसी भी चीज़ को बना दें। प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर आप चले आओ तो उसको आप सिक्योरिटी कंसिडर कर सकते हो, अदरवाइज
और अगर आप बैन करते हो इस तरीके की टेक्निक को तो कहीं ना कहीं आप $1 ट्रिलियन मिस्टेक्स इस टाइम पे यहाँ पे कर रहे हो, और ये कंसेंसस हमें देखने को मिल जाता है। तो पता नहीं इनका क्या है, हालांकि इसमें वोटिंग में पास नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, इससे कोई खास ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि प्रूफ ऑफ वर्क में कुछ ना कुछ फिर चीज़ों में दिक्कत हो सके। और गवर्नमेंट क्योंकि अब क्रिप्टो को तो बैन नहीं कर पा रही, तो कहीं ना कहीं आड़े से रास्ते निकाल रही है जहाँ से फिर वहाँ पे घुस सके। आज की दोस्तों आखिरी खबर की बात करें तो यार ये इन्फोसिस की तरफ से, और इन्फोसिस ने बेसिकली मेटावर्स का यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया है, जहाँ पे कि वो अपना खुद का एक मेटावर्स फाउंड्री यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। हालांकि इसमें इनका ये कहना है कि जो डिज़ाइनिंग होगी, जो डोमेन्स होंगे, उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा, डिजिटल एक्सेलेरेशन करा जाएगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पे ईजी और फास्ट ट्रैक बनाया जाएगा इंटरप्राइजेस के प्रोडक्ट को, जहाँ पे वर्क प्लेस प्रोडक्ट ऑपरेशन सभी चीज़ें आर्गुमेंट रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के साथ इंटरेक्ट करी जाएंगी। और साथ ही यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा सर्विसेज के अंदर, जो कि यहाँ पे राउंड अप करने वाला है, या फिर आप कह सकते हैं कि रैंप अप डाउन करेगा यहाँ पे एक्सप्लोरेशन के अंदर। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी हम नहीं कह सकते, बट कहीं ना कहीं इन्फोसिस एज अ कंपनी वाइज यहाँ पे चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करेगी और कस्टमर एंड पे भी यहाँ पे जाएगी। और इन्हीं दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि वर्चुअल और आर्ग्यूमेंट इन्वायरमेंट यहाँ पे दिया जाएगा, यहाँ पे इन्वायरमेंट जो कि वर्क प्लेस प्रोडक्शन और ऑपरेशंस में हेल्प यहाँ पे करने वाला है। तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे बन के आती है। इससे ज़्यादा तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पे आप मेटावर्स के अंदर धीरे धीरे कंपनीज घुस रही हैं, तो कहीं ना कहीं मेटावर्स एक बेटर डील यहाँ पे बन सकता है। पहले माइक्रोसॉफ्ट आई, फिर मेटा घुसी, और अब इंडिया से इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी भी इसमें जा रही है। देखते में भी शायद रिलायंस और बाकी कंपनीज का भी अनाउंसमेंट आ जाए। तो मेटावर्स की हाइप अभी अच्छी खासी चलने वाली है, तो इस पर आप ध्यान देके चल सकते हैं। सो आई दोस्तों आप सभी को यहाँ पे पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल को अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कराए तो डेफिनेटली यार शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में दी गई नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो के इंटरेस्टिंग वीडियो आप यहाँ पे प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो हम मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।